गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब टाइम आ गया है किसका मैम? इट्स टाइम टू फ्लाई हाई विद योर फुल एनर्जी बिकॉज काउंटडाउन हैज स्टार्टेड फॉर योर केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम. So boost your preparation with me by revising the previous year questions. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने PYQs. First question, define electrochemical cell. What happens if external potential applied becomes lesser, equal, and third one greater than E naught cell of इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? बेटा वो आपसे सिर्फ सिंपल क्या पूछ रहा है, एक डेफिनेशन पूछ रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, और ये पूछ रहा है अगर हमारा सर्किट के अंदर जो हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल होता है अगर वो लेस हो जाए हमारा ई नोट से, या उसके इक्वल आ जाए, या ग्रेटर देन हो जाए, तो उसके क्या क्या केसेस बनेंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन. The device which converts the chemical energy liberated during the chemical reaction to electrical energy. उस डिवाइस को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होती है वो कितनी होती है? 1.1 वोल्ट होती है. तो आपको क्वेश्चन वो यहाँ पर वोल्टेज दे के भी काम करवा सकता है. ठीक, तो अगर हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल हमारा लेस देन है 1.1 वोल्ट से, तो हमारी जो रिएक्शन है वो एज इट इज़ चलती रहेगी. अगर वो इक्वल हो जाता है तो जो हमारी रिएक्शन है वो तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप. अगर हमारा जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है ग्रेटर देन है 1.1 वोल्ट से, तो जो रिएक्शन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमारी चलने लग जाती है, और जो सेल होता है वो हमारा क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the necessity to use a salt bridge in a galvanic cell? आप सबको पता है सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है. सॉल्ट ब्रिज न्यूट्रल करने के लिए यूज़ होता है. जो हमारे कैटायंस और एनायंस होते हैं उनकी न्यूट्रलिटी को वो मेंटेन करके रखता है. ओके, और क्या करता है? वो मूवमेंट करवाता है इलेक्ट्रॉन्स की विदाउट मिक्सिंग इन द सॉल्यूशन, कि यहाँ के लेफ़्ट से राइट भी जा सकते हैं. हमारा मूवमेंट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है जो भी हमारे पास है उसके अंदर सॉल्यूशन है. ठीक है, जो मेटल आयंस हैं वो लेफ़्ट टू राइट भी जा सकता है, राइट टू लेफ़्ट भी आ सकते हैं, तो विदाउट मिक्सिंग इन द सॉल्यूशन. तो इसके ये दो मेन हमारे काम होते हैं. देखो, the salt bridge allows the movement of ions from one solution to the other without mixing of the two solution. और ये क्या करता है? It helps to maintain the electrical neutrality of the solution in two half cells. तो मैंने एक जनरल सा एक बना के दिखाया आपको कि हमने ये बीकर ले लिया और ये हमारा क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज होता है. ओके, इसके अंदर हम क्या डालते हैं? या तो KCl डालते हैं या अगर डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये सेमी परमेबल बन जाता है. कि यहाँ पर क्या होता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ से मूव कर सकते हैं या प्रोटॉन्स मूव कर सकते हैं. इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है हमारे बीकर्स के अंदर वो यहाँ से नहीं जा सकता है. इसलिए हम इसे बोलते हैं कि सेमी परमेबल टाइप का ये वर्क करता है. तो इसके अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर हम क्या क्या डालते हैं? KCl डाल सकते हैं या फिर अगर हम डाल सकते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है गिवन डेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट ऑफ मेटल्स. आपको ई नोट गिवन है और आपको क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है रिड्यूसिंग पावर्स को. ओके बच्चे, आप हमेशा ध्यान रखिए अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है या सबसे ज़्यादा वैल्यू है तो वो हमारा किसकी तरह काम करता है? वो ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी सबसे ज़्यादा होती है. और जो नेगेटिव में होता है सबसे ज़्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है. देखिए बेटा, मैंने यही बताया द रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. कि हम ये भी कह सकते हैं जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके ई नॉट के, आपके ई नॉट के। ठीक है, अगर हमें रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज चाहिए, अगर ये इंक्रीज करना है तो मीन्स क्या करना पड़ेगा, इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं जो एजी है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। पहले प्लस प्लस वाला देखिए, ये 0.80 है, ये 0.34 है, तो 0.34 से ज़्यादा कौन होता है, 0.80 होता है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एजी रख दिया, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। चलिए, अब हमारे और जो बाकी हैं चारों वो नेगेटिव में है। नेगेटिव में आपको पता ही है कि हमारे पास क्या होगा, जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है नेगेटिव में वो उतना ही कम होता है। तो आप इनमें से कंपेयर कीजिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तो 2 और 2 में है, तो इसको कंपैरिजन बाद में करेंगे। ये 0.74 है, ये 0.44 है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी हुई, तो हमने इसको पुट कर दिया। आफ्टर डैट हमारे पास क्रोमियम है -0.74, तो हमने इसको पुट कर दिया। अब ये 2.93 है, ये 2.37 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले मैग्नीशियम आ जाएगा 2.37 एंड आफ्टर डैट लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा 2.93। ठीक, मीन्स जो हमारा पोटाशियम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी है, पोटेशियम की। तो आप ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, रिड्यूसिंग पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन बहुत इजीली निकल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ई नोट फॉर द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन, आपको ई नोट गिवन है 2.71 वोल्ट और आपको रिएक्शन दे रखी है। आपको क्या करना है, कैलकुलेट ई सेल फॉर द रिएक्शन, ई सेल निकालना है और आपको ये बताना है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट when an external opposite potential is applied is लेस देन और ग्रेटर देन। बेटा मैंने ये क्वेश्चन इसलिए आपको दोबारा दिया है, कोई रिवाइज हो जाए। मैंने आपको पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन भी करवाया था 1.1 वोल्ट से लेकर, और मैंने आपको जनरल क्वेश्चन करवाया था कि जिससे आपको समझ में आ जाए। तो अब ये रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं उसने यहाँ पे वोल्टेज गिवन दी हुई है, तो आपको ध्यान रखना है लेस देन पे हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन पे क्या होता है और इक्वल टू पर क्या होता है। तो आपको कोई भी वो क्वेश्चन दे तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। चलिए, इसमें क्वेश्चन उसने एक और एड ऑन किया हुआ है, ई सेल और निकालना है। ई सेल में आपको पता है हमें नस्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी और नस्ट इक्वेशन से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए ई सेल क्या होता है हमारा, ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन एन लॉग। रिएक्शन में हमें दे रखा है, तो क्या होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या है mg अपॉन Cu2+, क्योंकि जो सॉलिड होते हैं उनकी वैल्यू 1 होती है, तो हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया। ई नोट हमें गिवन है 2.71 -0.0591। अब आप यहाँ से देख सकते हैं दोनों के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, Mg से Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स और Cu2+ से Cu तो भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका N क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, लॉग। अब इनकी कंसंट्रेशन आपको दोनों की गिवन है, इसकी कितनी गिवन है 10⁻³ और इसकी 10⁻²। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया, तो वी गेट द वैल्यू 2.73955 वोल्ट। ठीक है, अब इसके अंदर एक लेस देन का कंडीशन पूछा हुआ है, ग्रेटर देन का। मैंने आपको बताया था लेस देन में हमारी जो रिएक्शन है वो एज इट इज चलेगी, मीन्स Cu2Mg। अगर हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाता है 2.71 से ग्रेटर हो जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या करंट जिसको हम बोलते हैं, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाता है। इट मीन्स Mg2Cu। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वाई कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। देखो बेटा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ डिक्रीज दिया हुआ है या इंक्रीज दिया हुआ है, क्योंकि हमें लर्न करने की आदत होती है इंक्रीज से। तो यहाँ पे आपसे डिक्रीज पूछा गया है। अगर इंक्रीज इन डाइल्यूशन पूछता है तो हमारा आंसर डिफरेंट होगा, डिक्रीज पूछ रहा है तो हमारा आंसर डिफरेंट होगा। ओके, चलिए इसका आंसर लिखते हैं। देखिए बेटा, इसके अंदर हमने देखा था डिक्रीज पूछा हुआ है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होते हैं,
Limiting molar conductivity is defined as its molar conductivity when the concentration of the electrolyte in the solution approaches to zero. कि जो हम ये कह देते हैं कि वो इतना डाइल्यूट हो चुका है कि उससे ज़्यादा वो डाइल्यूट नहीं हो सकता कि उसकी कंसंट्रेशन को हम ज़ीरो मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो कंडक्टिविटी होती है बेटा वो क्या होता है 1/रो, और हम कह सकते हैं GL/A। आपको पता है कंडक्टिविटी को कप्पा पूछ सकते हैं बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन को मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन करके भी दे देती हूँ कि या तो कंडक्टेंस पूछा हुआ हो तो उसके अंदर आपको इंक्रीज लिखना है, पर अगर कंडक्टिविटी पूछी हुई हो तो आपको यहाँ पे डिक्रीज लिखने हैं। क्यों? जैसे ही डाइल्यूशन होता है जो नंबर ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं, आप ये देखिए क्योंकि वो डाइल्यूट होता जा रहा है, तो उसके जो पार्टिकल्स है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत इंक्रीज होता जा रहा है। जब डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा जो अट्रैक्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे अट्रैक्शन कम होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी फ्लो नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो उसकी कंडक्टिविटी जो होती है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है। मैं आपको सेम क्वेश्चन करवाती हूँ कंडक्टेंस के ऊपर जिससे आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाई कंडक्टेंस। यहाँ देखिए आपसे पूछा गया कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डाइल्यूशन, तो हमें यहाँ पर बताना है कि वो कैसे इंक्रीज करती है। बेटा आपको पता होना चाहिए कि चाहे हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया हो चाहे हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया हो, डाइल्यूशन में वो दोनों ही इंक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिसोसिएशन कांस्टेंट पे डिपेंड करते हैं, और डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर इंक्रीज होता है तो हमारी जो कंडक्टेंस होती है वो भी इंक्रीज कर जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया, मोलर कंडक्टिविटी डेफिनेशन हम पहले ही कर चुके हैं तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए मैंने आपको बताया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक एसिटिक एसिड, आपको पता है उनका लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, इसीलिए ही हम उनको डाइल्यूट करते हैं जिससे उनकी जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज कर जाए। तो इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन इज ड्यू टू द इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ KA/C। के हमारा क्या होता है, हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। तो आपको पता है जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जब हम मोलर कंडक्टिविटी लेके चलते हैं तो हमारा n क्या होता है 1 होता है। तो मैंने n की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दी, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू KA/V। ओके, KA आपको पता है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ रही है, जो अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे V के, किसके, वॉल्यूम के। अगर हम लोग V को इनफाइनाइट कर देते हैं, तो जो अल्फा होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मीन्स जो अल्फा होगा हमारा क्या हो जाएगा 100% डिसोसिएशन वो शो करेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर वॉल्यूम हमारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है तो अल्फा हमारा 1 हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं 100% डिसोसिएशन। अगर आपको इसका ग्राफ बनाना हो तो आपको ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे हमारा रूट C, यहाँ पे हमारी मोलर कंडक्टिविटी, तो जो हमारा ग्राफ होगा वो इस तरह से आएगा। ओके, मीन्स हमारे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज कर रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है रूट C वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी, और आपको ये बताना है कि ये जो A और B है उनका नेचर कैसा है इलेक्ट्रोलाइट्स का। और सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा हुआ एक्सट्रापोलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी टू कंसंट्रेशन अप्रोचिंग 0। इसका मतलब अगर आपको समझ में आएगा तो आपको मैंने अभी लिमिटिंग
मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन बताई थी, तो मैंने उसमें यही बताया था अगर कंसंट्रेशन हमारी ज़ीरो को अप्रोच कर रही है तो वो क्या बन जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो उसने पूछा है तो क्या होगा। ओके, तो मैंने आपको अभी बताया था जो ए है वो किसके लिए होता है, क्योंकि ये एक हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो ये किसके लिए है, हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और ये जो कर्व होता है वो किसके लिए होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो आप लिख सकते हो ए इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड बी इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब उसने पूछा है कि ए और बी को हम अगर एक्सट्रापोलेट करते हैं, देखो बेटा अगर आप ए को ज़्यादा आप इसको एक्सटेंड करते हो तो आपको एक लीनियर लाइन मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि वो एक डाइल्यूशन पे आ जाएगा। डाइल्यूशन पे 100% होने के बाद हमें कुछ नहीं होता, 100% तो 1 है, इससे ज़्यादा तो हम कुछ लेके नहीं चल सकते, तो एक आपको लीनियर लाइन मिल जाएगी। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको ज़ीरो पे अगर हम उसको, और ये क्या हो जाएगा, कर्व और ज़्यादा स्टीप होता जाएगा, पर वो कम्प्लीटली कभी भी ज़ीरो पे नहीं आएगा, तो हम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो चलिए इनको लिख लेते हैं। तो मैंने जो आपको समझाया था वही मैंने आपको यहाँ लिख कर दिया है। ए क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और बी क्या है हमारा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ए क्या है जो मैंने आपको बताया था, प्लॉट कैसा हो जाएगा हमारा, लीनियर हो जाएगा नियर हाई डाइल्यूशन। तो हम इसको एक्स्ट्रापोलेटेड करेंगे जब ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन के, तो क्या होगा, हमारा मोलर कंडक्टिविटी हमें कैसे मिल जाएगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो आपको पता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमें हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी मिल जाती है। अगर हम यही काम बी के लिए करते हैं जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो हमारा ग्राफ है वो हमारा बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाएगा और उसको हम ज़ीरो तक एक्स्ट्रापोलेटेड नहीं कर सकते। एक्स्ट्रापोलेटेड का मतलब है आगे एक्सटेंड करना, उसको नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। State Coleridge law of independent migration of ions and its applications। आपको पता है जो कोलरिज लॉ होता है वो किसके लिए होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो हम बताते हैं कि तो वो क्या होता है, सम ऑफ कैटायंस और सम ऑफ अनायंस। और आपको पता होगा कि इसकी 5 एप्लीकेशंस हैं। चलिए देखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, it states that the limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum of the limiting ionic conductivities। मैंने यही कहा था, of the cation and anion, of the cation and anion each multiplied with the number of ions। जितने भी हमारे पास ions प्रेजेंट हैं उसके साथ उसकी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो फॉर्मूला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोलरिज लॉ। अब जो कोलरिज लॉ है उसकी 5 एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमने एक एग्जांपल ले लिया एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड को जो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिक्स करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू हमारा क्या है, पोटेशियम का आयन और HCl, इन दोनों को प्लस कर देंगे और उसमें से KCl को हम माइनस कर देंगे, उसकी मोलर कंडक्टिविटी को माइनस कर देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। सेकंड क्या है, कैलकुलेशन ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम क्या बोलते हैं, अल्फा। तो हमारी क्या हो गई, मोलर कंडक्टिविटी at concentration and molar conductivity at infinite dilution। थर्ड है कैलकुलेशन ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वो Kc होता है, Kc की वैल्यू क्या आ जाएगी, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। नेक्स्ट है फोर्थ वन, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ए स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पैरिंगली का मतलब है जो सॉल्ट हमारे सॉल्वेंट में कम घुलते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो सॉल्युबिलिटी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फिफ्थ है कैलकुलेशन ऑफ द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को आपको पता है KW से डिनोट करते हैं, इक्वल टू
H प्लस आयन और मल्टीप्लाई OH माइनस आयन। तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.01 इंटू 10⁻⁻⁷ और OH की भी यही होती है 1.01 इंटू 10⁻⁻⁷। तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आती है 1.02 इंटू 10⁻⁻14। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव रीजन। On the basis of E0 values, O2 gas should be liberated at anode, but is Cl2 gas which is liberated in the electrolysis of aqueous NaCl। बेटा अगर आपको ध्यान हो, इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करते हैं NaCl की, तो हमारे पास 2 कटायंस होते हैं और 2 अनायंस होते हैं। तो आपको पता होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है उसी को हम प्रेफर करते हैं। आप ये भी कह सकते हो जिसकी E0 की वैल्यू कम होती है उसी को प्रेफरेंस दी जाती है। तो आप देखते हैं चलो कि कैसे करेंगे इसको। देखिए NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगी, Na प्लस Cl माइनस, इस तरह से डिसोसिएट होगा। और जो वाटर है वो कैसे होगा H प्लस एंड OH माइनस। देखिए बेटा जो कैथोड है, कैथोड के ऊपर भी हमारे 2 कटायंस आएंगे और एनोड पर भी 2 अनायंस जाने के लिए रेडी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन उसने सिर्फ एनोड का पूछा है, इसलिए हम सिर्फ एनोड वाला पार्ट लेंगे। देखिए यहाँ पे क्लोरीन भी है और हमारे पास OH माइनस आयन भी है। ठीक है, इसके अंदर से हमें कौन सा चूज़ करना है। मीन जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तब हम देखते हैं जो Cl2 होता है वो प्रेफरेबली हमारा एनोड पर जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसकी E0 वैल्यू होती है O2 से वो कम होती है और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वही हमारा एनोड के ऊपर जाता है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे होगा। अब Cl माइनस है हमारे पास, माइनस इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन मिल जाएगा, डेट इज योर प्राइमरी चेंज। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब सेकेंडरी चेंज कैसे होगा, यहाँ पे एक और क्लोरीन, ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्लोरीन होंगे, वो क्या बना लेंगे Cl2 गैस। दिस इज योर सेकेंडरी चेंज। ओके, तो इसकी जो हमारी वैल्यू होती है वो कम होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग OH माइनस का देखते हैं तो कैसे होगा हमारा, आपको पता होगा अगर हम 4OH माइनस लेके चलते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 2 मोल्स ऑफ वाटर प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर ये काम होता है तो ये हमारा इस तरह से जाना चाहिए, पर जो इसकी E0 की वैल्यू है H2O O2 के लेके चलते हैं इज ग्रेटर देन E0 ऑफ Cl2, तो जिसकी कम होती है उसी को प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये वाली हमारा ये रिएक्शन हमारी नहीं हो पाएगी, ये हमारा काम नहीं होगा। ओके, तो ये वाला हमारा नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द रिएक्शन एट एनोड with lower value of E0 is preferred। तो ये लाइन आप हमेशा रिमेंबर रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे O2 गैस should be liberated but on account of over potential of oxygen reaction at anode। ओके, तो हमारी रिएक्शन मैंने आपको बता दी, तो क्या हो जाएगी Cl माइनस गिव्स, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हाफ ऑफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आप लिख दो Cl2 इज लिबरेटेड एट एनोड in the
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड लॉग Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें कैडमियम 2+ प्लस जिंक गिव जिंक 2+ एंड कैडमियम हमें गिवन है और इन दोनों की ई नोट वैल्यू हम लोगों को गिवन दी गई है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेल्टा जी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -NF E नॉट सेल। ओके, तो इसका मतलब क्या है, आपको पता है n तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, f एक कांस्टेंट है, ई नोट हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ये हम इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। ओके, तो ई नोट सेल क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, इसमें क्या आ जाएगा -0.403 माइनस ऑफ -0.763, तो यू गॉट 0.36 वोल्ट। ई नोट निकल गया अब हमारा। अब इसको वैल्यू इसमें पुट कर दो, डेल्टा जी नॉट -NF E नॉट सेल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, 2, तो -2। F कितना होता है 96500 कूलम और E नोट क्या है हमारे पास 0.36, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो यू गॉट -69480 जूल। इसको आप किलो जूल में भी चेंज कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो -69.480 किलो जूल। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा निकल गया। अब उसने सेकंड हमसे क्या पूछा है, लॉग Kc। लॉग Kc का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग Kc इक्वल टू N E नॉट सेल अपॉन 0.0591। ठीक है, अभी हमने देखा था ये कितना आया था 2, ई नोट की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 0.36 और ये वैल्यू तो हमें पता ही है 0.0591, तो यू गॉट, इसको सॉल्व करेंगे तो 12.20। ठीक है, तो अब क्या करना है, लॉग Kc इक्वल टू 12.20, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Kc लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर लॉग आके तो एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 12.20। आपको पता है जो पॉइंट से पहले वाले होते हैं वो पावर में चल जाते हैं 10 की पावर 12। अब आपको क्या करना है, 0.20 के लिए हमें फाइंड आउट करना है, तो हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.58, तो आपके पास Kc की भी वैल्यू आ गई है। ओके, बस आपको फॉर्मूलाज ध्यान होने चाहिए और आपका बहुत इजीली निकल जाएगा, सब वैल्यूज आपको गिवन होती हैं, बस आपको पुट करना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन, हम लोगों को रिएक्शन दी हुई है, सिल्वर क्लोराइड की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रही है, तो हमें 2 मोल्स ऑफ सिल्वर और 2H+ आयन और 2Cl- आयन्स मिले हुए हैं, इनकी कंसंट्रेशन हमें दी गई है। हमें यहाँ पे डेल्टा जी नोट हमें गिवन है और हमें ये भी बताया गया कि log 10 की पावर -n अगर हमें मिलता है तो उसको -n ही हमें लिखना है। अब बेटा यहाँ से देखिए, उसने EMF पूछा हुआ है, EMF के लिए हमें E नोट तो चाहिए, बट यहाँ पे E नोट के लिए कोई भी E नोट वैल्यूज़ हमें ना तो Ag की दी हुई है ना ही हमें हाइड्रोजन की दी हुई है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है। अभी हमने किया था डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट का हमने फॉर्मूला बनाया था -NF E नॉट सेल, मैंने आपको बताया था, यहाँ से हम E नॉट सेल निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट अपॉन NF। ठीक है, और क्या आएगा साइन माइनस का, इक्वल टू E नॉट सेल। ये हम पुट कर सकते हैं, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमें दी हुई है -43600
ठीक। और ये क्या हो जाएगा -2, एफ आपको पता है 96500, माइनस से माइनस कट जाएगा, 20 से 20 कट गई, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है 0.226 वोल्ट। तो ई नॉट निकल गया है। अब हमें क्या करना है, नर्स इक्वेशन लगानी है और इसको सॉल्व कर देना है। ओके, चलिए लगाइए। ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है नर्स इक्वेशन से, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही होता है। चलिए ई नोट अब आपके पास है, ई नोट कितनी आई थी हमारी वैल्यू 0.226 माइनस 0.0591, और इक्वेशन से आप देख सकते थे 2H प्लस आयन बन रहे थे हमारे, H2 से क्या बन रहा था हमारा 2H प्लस, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई थी 1, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.1, तो हमें ये पुट कर देनी है लॉग प्रोडक्ट क्या है 0 पॉइंट कंसंट्रेशन 0.1 अपॉन 1, ठीक है। तो इस और यहाँ पे कितने हैं ये 2, तो जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो किस में जाते हैं पावर के अंदर। ओके, तो इसको सॉल्व करना है बस आपको, 0.226 माइनस 0.02995 लॉग। अब आप ये देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा 10 की पावर -2। अभी आपको बताया था, गिवन दिया हुआ था, अगर 10 की पावर -n है तो ये क्या बन जाएगा -n मीन्स -2। तो वैल्यू कितनी आ गई 0.226 माइनस 0.02995 इंटू -2। इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हमारे और तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2851 वोल्ट। ठीक है, तो इजी था ना ये क्वेश्चन। तो बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज होना है। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हमें यहाँ पे एक सेल रिएक्शन दे रखी है, निकल से निकल 2+, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है Ag+ से Ag, तो यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है और ये भी निकालना है हाउ मच मैक्सिमम वर्क डन ऑब्टेन्ड बाय ऑपरेशन ऑफ दिस सेल। तो हमें ई नोट की यहाँ पे वैल्यूज गिवन है। आप यहीं से देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे क्या इक्वल नहीं है, यहाँ पर 2 आ रहे हैं और यहाँ पर 1 आ रहा है। तो सबसे पहले हमें रिएक्शंस लिखकर इसको बैलेंस करना है। ओके, चलिए करते हैं। एट एनोड पर क्या हो रहा है हमारे, निकल से क्या बन रहा है हमारा निकल 2+, तो कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एट कैथोड पर क्या हो रहा है हमारे पास Ag+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Ag। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई और ये 2 से मल्टीप्लाई, तो ये तो एज इट इज रहेगी ये रिएक्शन तो हमारी Ni2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जैसे आप 10th में करते थे एलिमिनेशन मेथड, सेम वही किया है। इसके हमें इलेक्ट्रॉन्स को सेम करना है, तो हमने 1 यहाँ पे 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा Ag 2Ag हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Ag। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास Ni प्लस 2Ag प्लस गिव्स Ni2 प्लस 2Ag, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर नर्स इक्वेशन लगानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, ई नॉट निकालेंगे। ई नॉट सेल का फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड।
तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कैथोड पे क्या था हमारा Ag था, E नॉट Ag प्लस gives Ag minus E नॉट Ni2 प्लस Ni। तो इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग। तो इसकी वैल्यू कितनी देखिए 0.80 वोल्ट माइनस ऑफ माइनस 0.25। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा हमारा ई नॉट सेल इक्वल टू 1.05 वोल्ट। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए 0.0591 अपॉन n log Kc। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, log Kc फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा E नॉट सेल इंटू n अपॉन 0.0591 इक्वल टू log Kc, राइट। तो E नॉट की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, कितनी आई थी 1.05, n कितना हमारा आया था इसमें 2, तो और ये वैल्यू कितनी है 0.0591। ओके, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी log Kc की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ रही है 35.53 इक्वल टू log Kc। अब Kc निकालना है, Kc के लिए क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 35.53। मैंने आपको बताया था जो डेसिमल से पहले वाली डिजिट होती है वो किस में चल जाती है, पावर में, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें किसका देखना है 0.53 का हमें एंटी लॉग देखना है, तो आप उसको देखेंगे तो 3.38 हमारी वैल्यू आएगी। ठीक, तो हमें कैसे ही फाइंड आउट करना था, ये हमारा फाइंड आउट हो गया। अगर किसी को एंटी लॉग और लॉग निकालना नहीं आता है तो मैंने पहले वीडियोस बनाई हुई हैं, प्लीज़ आप उसे देख लीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको सेल रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। देखो कैसे होगी, कॉपर Cu2+ मीन्स यहाँ पे क्या होगी ऑक्सीडेशन होगी। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.10 मोलर। सॉल्ट ब्रिज आपका, ठीक है। अब क्या होगा, रिडक्शन वाला लिखना है Ag+ से हमारा क्या बनेगा Ag। देखिए ये मैंने C इसलिए लिख दिया, ये हमें इक्वेशन में नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। आप क्वेश्चन देख लो, द कॉपर सिल्वर सेल इज सेटअप। उसने कहा कॉपर और सिल्वर का सेल सेटअप किया गया। जो कॉपर आयन की कंसंट्रेशन है वो कितनी दी हुई है 0.10 मोलर, और सिल्वर आयन की उसने नहीं दी हुई। तो उसने कहा सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, कितना मिला हमें 0.422 वोल्ट। अब हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन Ag+ की जो हमारी कंसंट्रेशन है वो हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब वही फॉर्मूला लगेगा E नॉट सेल। E नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। ओके बेटा, तो हमेशा जो हमारा राइट हैंड साइड वाला होता है ये कैथोड होता है और ये एनोड होता है। तो कैथोड के कितनी वैल्यू है हमारी 0.80 माइनस 0.34। अगर आप लोगों को वैल्यूज़ नहीं पता चलते हैं कि कौन सा हमारा कैथोड है कौन सा एनोड है, तो हमेशा कंपेयर करिए वैल्यूज़। जो कम वाली वैल्यू होगी, जो कम वाली वैल्यू होगी वो हमेशा एनोड होगी, और जो ज़्यादा वाली वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, कैथोड होगी। तो आप इस बात को जनरलाइज कर लीजिए, इससे आपके क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। ओके, तो हमने ये फाइंड आउट किया, तो हमारे पास वैल्यू क्या है ई नॉट सेल की 0.46 वोल्ट। अब वही नर्स्ट इक्वेशन लगानी है। नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग क्या हो जाएगा Cu2+ अपॉन Ag+ का होल ट्वाइस। क्यों होगा, आप खुद भी देख सकते हो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे मैंने पीछे आपको करके दिखाया था, बैलेंस करके दिखाया था। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ट्वाइस होगा और ये भी ट्वाइस होगा। तो सॉलिड है तो वो तो यूनिटी हो जाएगा, तो इसकी पावर कहाँ पर चली जाएगी 2 में। ओके,
अगर आपको रिएक्शन देखनी है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu, और Ag हमारे पास क्या है Ag गिव्स Ag प्लस इलेक्ट्रॉन। मैंने ये रिएक्शन उल्टी लिख दी है। तो यहाँ पे क्या होगा, बस हम इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं एक्चुअली में, तो ये 1 से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बताइए, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे मैं रिएक्शन अब सीधी लिख करके लिख रही हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2 मोल्स ऑफ Ag। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन बन जाएगी, ये कट जाएगा हमारे पास, तो 2Ag प्लस कॉपर गिव्स Cu2 प्लस 2 ऑफ Ag। तो ये आपकी रिएक्शन बन गई है। ठीक, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो यहाँ पे Ag का कितना है, नंबर ऑफ मोल्स है 2 है, तो ये पावर में हमारा 2 चला जाएगा। ओके, चलिए बस अब इसको सॉल्व करना है आपको। अब ई सेल आपको गिवन है, कितना गिवन है, 0.422, ई नॉट आपने निकाल लिया 0.46 वोल्ट। ठीक, माइनस 0.0591, एन कितना है हमारा 2, लॉग कॉपर कितना दिया हुआ है 0.10, और Ag की हमें वैल्यू नहीं दी हुई है, Ag की कंसंट्रेशन हमें गिवन नहीं है। तो हमें क्या करना है, Ag को उधर ले जाते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा, इसको ले जाए इधर, तो 0.422 माइनस 0.46, ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं, माइनस 0.0591 लॉग 0.10 अपॉन Ag2 प्लस। ओके, बस इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है, कर लीजिए आप। यहाँ पर इसको भी इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, लॉग 0.1 अपॉन Ag प्लस का होल ट्वाइस गिव्स, ये मल्टीप्लाई में, ये ध्यान रखिएगा बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इसको भी प्लस में ले जाते हैं, ये माइनस होता है प्लस, पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में आएगा बेटा। तो कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो माइनस 0.038 अपॉन, हाँ ये 2 भी है। ठीक, तो हमारे पास वैल्यू क्या चाहिए, इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आती है, माइनस 0.0295। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ गई 1.288। ठीक है, अब क्या करेंगे, लॉग को इधर ले जाए तो ये एंटी लॉग आ जाएगा हमारे पास, इसके हमें एंटी लॉग फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 0.1 अपॉन Ag प्लस का होल ट्वाइस इक्वल टू, एंटी लॉग ले लेते हैं उसका, एंटी लॉग हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी 1.288। ठीक है, जब हम इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू आ रही है 19.41। ठीक, तो 0.1 अपॉन Ag प्लस का होल ट्वाइस, राइट। अब क्या कर रहे हैं, हमें Ag फाइंड आउट करना है, Ag फाइंड आउट करना है तो Ag इधर ले जाए, इसको इधर ले आए, तो कितना हो जाएगा 0.1 अपॉन 19.41 इक्वल टू Ag प्लस का होल ट्वाइस। ओके, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 5.1519 इंटू 10⁻³ तो ये तो किसकी वैल्यू है बेटा, ट्वाइस की है। ठीक है, अगर ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में, तो हमें इसको निकालना पड़ेगा Ag। तो इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी है इसकी, पर हो जाएगी 10⁻² मोल्स। ओके, तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करना, जिससे आपकी जो भी क्वेरीज हैं या फिर जो भी आपने अगर थोड़ा भी पढ़ रखा है वो इसके अंदर सारा का सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसके अंदर कवर अप हो रही है, तो इन क्वेश्चन को रिवाइज ज़रूर करिएगा। ओके, बाय।